तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आई गेस आपने बोन्ड एंगल वाली वीडियो अच्छे से देखी है। बोन्ड एंगल का ऑर्डर कैसे होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोन एंगल से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम ऑलरेडी बोन एंगल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हमें क्या समझना है, ड्रैगोज रूल को समझना है। तो ड्रैगोज रूल को क्यों समझना होता है, बोन्ड एंगल वाली वीडियो में ऐसा क्या हमने नहीं समझा था जो ड्रैगोज रूल को हमें समझाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ड्रैगोज रूल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट क्लियर्स मैनी बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बोन्ड एंगल, जो कि हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो ड्रैगोज रूल अब हम पढ़ने वाले हैं। ड्रैगोज रूल देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, एंड दैट इज, अगर मैं आपसे H2O, H2S, H2SE, H2TE इनमें बोन्ड एंगल का ऑर्डर पूछूं तो आप आराम से बता पाएंगे? हम आराम से बता देंगे बोन्ड एंगल का ऑर्डर, है ना, क्योंकि बोन्ड एंगल वाली वीडियो आई गेस सबने देखी है। और अगर देखी भी नहीं है आपने, अगर आपने बोन्ड एंगल वाली वीडियो देखी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूं कि बोन्ड एंगल का ऑर्डर को बताने के लिए व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द फैक्टर्स। देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला काम होता है हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना। दूसरा काम होता है नंबर ऑफ लोन पेयर को चेक करना, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बोन्ड एंगल के। तीसरा काम होता है बोन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। और ये कब होता है? व्हेन दिस इज एप्लीकेबल व्हेन सराउंडिंग एटम आर सेम। पहले आप इतना काम देखो, बोन्ड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए फोर्थ फैक्टर भी होता है, पर हम 3 फैक्टर से काम चल जाएगा। ठीक है, बोन्ड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर को चेक करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, ये क्या है, सी, सेंट्रल एटम को चेक करेंगे। और ये वैलिड कब रहेगा? जब सराउंडिंग एटम सेम हो। तो देखो, सबसे पहले बोन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ आप मुझे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां पर चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स और प्लस माइनस में चार्ज। मतलब अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो आप माइनस चार्ज कर दो, ठीक है, और अगर माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। चेक करो, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, लिखा 6, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। कितने प्रेजेंट है? हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमने लिखा 2। क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। और हमें पता है कि जब आंसर 4 आए यहां पर, अगर आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ठीक है, अब सेम अप्लाई करो यहां पे H2S में। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स यहां पे कितने प्रेजेंट है? 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, देयरफॉर ये मोनोवैलेंट एटम्स है। कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? 2, तो देयरफॉर यहां पे 2। मतलब ये क्या है? 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। 4 का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3। H2SC के केस में देखो, अब हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? Se। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 2। तो यहां पर भी आंसर सेम ही आएगा, 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। इसका मतलब इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी कैलकुलेट करोगे इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट फैक्टर से तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, मुझे बोन्ड एंगल का ऑर्डर नहीं बता पाए, क्योंकि सबकी ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 आ रही है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया खत्म। अब मूव करते हैं सेकंड फैक्टर पर। अब इसको जो है, अब हम करते हैं रब। अभी आप सिर्फ और सिर्फ समझो, उसके बाद ड्रैगोज रूल क्यों यूज किया जाता है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप खुद ही बता दोगे कि वाई ड्रैगोज रूल इज यूज। सबसे पहले आप मेरा इन क्वेश्चंस का आंसर दो। देखो उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर, यहां देखो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, हमें पता है। यहां देखो सल्फर के पास कितने लोन पेयर होते हैं, अगेन 2 लोन पेयर्स होते हैं, हमें पता है। Fe इसके पास भी कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। अच्छा अब इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स हो गए हैं। और यहां पर हमने लिखा हाइड्रोजन, टेल्यूरियम के पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन। अब यहां तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम आ रहे हैं, 2-2 लोन पेयर है सब में, तो ये फैक्टर भी हो गया खत्म। अब इसको भी रब कर देते हैं। अब बात आती है थर्ड फैक्टर की, वो क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। यहां सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, यहां पे सल्फर, यहां पे सेल्यूरियम, यहां पे टेल्यूरियम, है ना, ये है। और ये कंडीशन कब वैलिड है, जब सराउंडिंग एटम सेम हो। सब सराउंडिंग एटम सेम है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, सराउंडिंग एटम तो सब में सेम है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो ये ऐसे है। अब आप सोचोगे ये ऐसे क्यों है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 के ऐसे होते हैं ना, ये टॉप टू बॉटम जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका उतना ही बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, यही बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी हो जाएगा। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी यही है। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ गया सेम। और यही मैंने आपसे पूछा था, ये आपको पता लग गया, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें, ठीक है। अच्छा जिस काम को हमने करना था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको कर देते हैं हम रब, ठीक है। देखो अब आपने मेरे को ऑर्डर तो बता दिया है, जिसने बॉन्ड एंगल वाली वीडियो देखी होगी उसको तो बिल्कुल अच्छे से पता ही होगा, पर जिसने नहीं भी देखी उन्होंने सीख लिया कैसे हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, पर अगर मैं आपको एक बात बताऊंगी तो वो ये है कि यहां पर जो एंगल होता है वो 104.5 डिग्री का होता है। एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड एंगल है ये, कि इस बॉन्ड के बीच में एंगल 104.5 डिग्री का होता है। अगर यहीं आप सल्फर की बात करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, तो ये इसके बीच में एंगल होता है 92.1 डिग्री का, ठीक है। अगर Se यहां पर अगर आप ये एंगल देखोगे तो इनके बीच में एंगल आपको मिलेगा 91 डिग्री का, और अगर आप इनके बीच का एंगल देखोगे तो इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का। दिस इज 90 डिग्री का एंगल होगा इनके बीच में, ठीक है, ओके। तो अब सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि इनमें जो डिक्रीज आ रहा है 92, 91, 90, ये तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, 1 डिग्री का ही डिफरेंस है, पर इन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे आ गया, या इनको कंपेयर करोगे तो इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, 104.5 से सीधा 92 पे कैसे डिक्रीज हो गया। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा इसके पीछे। इस रीजन को समझने के लिए ही हमारे पास आता है ड्रैगोज रूल। इस रीजन को एक्सप्लेन कौन करता है, ड्रैगोज रूल करता है। कैसे, ड्रैगोज रूल जब भी फॉलो होगा जब कोई भी एटम 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा। वो क्या है, सबसे पहली कंडीशन बिलोंग टू थर्ड पीरियड और फर्दर। थर्ड पीरियड से बिलोंग करे कोई भी एलिमेंट, या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इनसे बिलोंग करे, मतलब बिलोंग टू थर्ड पीरियड और फर्दर, यहां पे पीरियड नहीं फर्दर, ठीक है। अच्छा सेकेंड कंडीशन क्या होती है इसकी, सेकेंड कंडीशन ये होती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ सराउंडिंग एटम विच इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5, इसके इक्वल होनी चाहिए। और जो थर्ड इसकी कंडीशन होती है वो ये है एटलीस्ट 1 लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, 1 लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होती हैं।
तभी ड्रैगोज रूल आप अप्लाई कर पाओगे किसी भी एलिमेंट पर। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से लिखती हूं, लोन पेयर। ये तीन कंडीशन जो भी एलिमेंट वैलिड करेगा, इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वो ड्रैगोज रूल वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं क्या यहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो, बिलोंग टू थर्ड पीरियड और फर्दर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, क्या ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं? चेक करो आप। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है, वो तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। लेकिन अगर आप देखोगे सल्फर, सेल्यूरियम, इन ये तीनों के तीनों कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। तो इन सब पे, इन तीनों पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो? ड्रैगोज रूल अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5। सराउंडिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल, सेकंड भी फुलफिल। एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक है। तो कम से कम क्या मतलब, वैसे तो दो ही है, मतलब कम से कम एक होना चाहिए था। तो यस, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। इस वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर अप्लाई होगा ड्रैगोज रूल। अब आपने ये तो देख लिया कि इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, पर इन पर अप्लाई होगा। पर अब तक ये नहीं समझ पाए कि ड्रैगोज रूल होता क्या है। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है? अगर कोई भी कंपाउंड इन सभी कंडीशन को फॉलो करेगा तो देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। सेंट्रल एटम की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इन तीनों ही कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन H2S, H2SC, H2TE। ये होता है आपका ड्रैगोज रूल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझोगे? एक और एग्जाम्पल से समझने से पहले मैं आपको यहीं पर अप्लाई करके बताती हूं कैसे होता है। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेस, इस वजह से हम इनको रब करते हैं। ठीक है, और कहाँ करें? चलो मैं इसका ही बता देती हूँ आपको। H2S का देखो, H2S का देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे नहीं होगी, इसमें से एक का देख लेते हैं। H2S का देखते हैं। देखो, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। मैंने सही लिखी है? 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p4। ये होती है सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके। कौन से इलेक्ट्रॉन? अब जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती, ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं देख सकते हैं। उस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, समझा हुआ है। ठीक है, ओके। तो सल्फर की मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो क्या है? 3s2, 3p4। ये हो गई आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एम आई राइट? ठीक है, इसको अब हम स्पेस बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। दैट इज 3s2, 3p4। अब होगा क्या? आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है ड्रैगोज रूल। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो इन मतलब कि कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा इनका। मतलब यहां पर जो दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपना यहां डाल देगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, और इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है। प्योर पी ऑर्बिटल्स, देयर इज नो मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, कोई ऐसे नहीं बन रहा sp, sp2, sp3, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ जो प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है? px, ये क्या है? py, ये क्या है? pz। प्योर पी ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रही है यहां पर। ठीक है, और ये जो दोनों जो है वो लोन पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये दोनों लोन पेयर है और px, ये py, pz ने बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड की फॉर्मेशन की है। तो ये होता है ड्रैगोज रूल, जहां पर आपको सिर्फ क्या चेक करना होता है? ये तीन कंडीशन चेक करो, फुलफिल हो रही है तो उस
जो है सेंट्रल एटम की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, यहां पे देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर करवाती हूं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं रब, ठीक है। आई गेस आपको समझ में तो आ गया इतना डिफरेंस एंगल का क्यों था, 104.5 से सीधा 92 पर जा रहा है। ऑर्डर तो आपको पहले भी पता था, पर इतना डिफरेंस कैसे आया आपको समझ में आ गया, ड्यू टू ड्रैगोज रूल। जैसे कि अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, NH3, PH3, ASH3, SBH3, इनमें और बता दो अब आप मुझे। तो इसका आप वही बॉन्ड एंगल का ऑर्डर तो बता ही दोगे, पर मेन कहानी बॉन्ड एंगल के ऑर्डर की नहीं है, वो तो हम बॉन्ड एंगल वाली वीडियो में समझ चुके हैं। मेन कहानी है कि इनका बॉन्ड एंगल में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आता है, ठीक है। अब देखो क्या यहां पर कोई ड्रैगोज रूल अप्लाई होगा, चेक करो कंडीशन को। बिलोंग टू थर्ड पीरियड और फर्दर, नाइट्रोजन क्या थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है? नहीं, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, अब ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, पर ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कौन से हैं? दीज आर दी एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, ये सारे थर्ड पीरियड के हैं। सेकेंड कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5। यहां भी सराउंडिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है, विच इज लेस देन 2.5, ये कंडीशन भी फुलफिल। थर्ड कंडीशन, एटलीस्ट वन लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यस यहां पर क्या अप्लाई होगा? ड्रैगोज रूल अप्लाई होगा। ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग होगा क्या? सेंट्रल एटम की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। कैसे? PH3 का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाती हूं। फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, पर हमें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2, 3s2, 3p3, है ना, यही है। अब यहां पे ड्रॉ करना 3s2, 3s2, 3p3, 3p3 हो गई ड्रॉ यहां पर। अच्छा, अब क्या बात करोगे? अब आप देखोगे कि यहां पर क्या है, कोई हाइब्रिडाइजेशन तो होगी नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं होगी ऑर्बिटल की, sp, sp2, sp, ये सब कुछ काम नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन यहां पर वेट कर रहे हैं हमें कब इसमें इलेक्ट्रॉन डालने का मौका मिले और बॉन्ड बना ले, तो यहां पर ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और बॉन्ड बना लेंगे। अब बात की जाए इसकी, जो कि प्योर है s ऑर्बिटल, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके लोन पेयर प्रेजेंट है ना। और ये क्या है? प्योर px, प्योर py, प्योर pz ने क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट है s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है? यहां पर px, py, pz ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया। सिमिलरली आर्सेनिक में, सिमिलरली एंटीमनी में। इतना समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात। आपने जो है 90% इसका समझ लिया है, ड्रैगोज रूल के टॉपिक का सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और चीज की, जो कि मैंने आपको एंगल नहीं बताया। मैंने आपको ये तो बता दिया ड्रैगोज रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, एंगल नहीं बताया। मैं इसको भी रब कर देती हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम बात करेंगे एंगल की, तो यहां पर NH3 के केस में जो एंगल होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री। PH3 के केस में जो एंगल होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 93 डिग्री, यहां 92 डिग्री, यहां 91 डिग्री। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना। इनमें तो इतना डिक्रीज नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गया। क्यों? आपको समझ में आ गया, बिकॉज ये तीनों के तीनों क्या फॉलो करते हैं? ड्रैगोज रूल को फॉलो करते हैं। इतना क्लियर है? ओके। अब मेरी बात आपसे ये कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? वैसे तो ऑलरेडी इस चैनल पर हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो अपलोडेड है, पर स्टिल NH3 में हम चेक कर लेते हैं। क्या हमारा दो ही मिनट लगेंगे। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे होती है हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें पता ही है। देखो कैसे होगा, हाफ इंटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में
नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, प्लस माइनस में चार्ज हो जाएगा, है ना। ओके, मतलब यहां लिख देती हूँ, चलो आपके लिए पूरा लिख देती हूँ, प्लस माइनस में चार्ज। अगर प्लस चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस चार्ज होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करो। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 5, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो। हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो कितने प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3। दैट इज इक्वल, कोई चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज में है ना, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आई इसकी, sp3 आई। अब एक बार बस मैं आपको चेक करवाना चाहती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आई तो है, पर कैसे हुआ है ये, बस एक बार हम ये चेक और कर लेते हैं। अच्छा जी, देखो हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इज इट क्लियर? ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप यहां पर डायरेक्ट हाइड्रोजन जो वेट कर रहे हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लिए, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनवाओगे। क्यों नहीं बनवाओगे, यहां पर होती है हाइब्रिडाइजेशन। ये कोई ड्रैगोज कंपाउंड नहीं है, ड्रैगोज मोलिक्यूल नहीं है ये। ड्रैगोज मोलिक्यूल तो ये है जहां पर आप डायरेक्ट बॉन्ड बनवा रहे थे। NH3 आपको पता है ड्रैगोज रूल को फॉलो नहीं करता, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी। कैसे होगी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, हमें पता है, एक S और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी, क्या बनाएंगी, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे बना दूं, ठीक है, ऐसे बनाएंगी, ये हो जाएगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन करेंगी और कंबाइन करके क्या बना देंगी, 4, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 एंड ये भी sp3, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देती हूं, sp3 sp3, ठीक है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन से sp3 4 बन गई। अब ये हाइड्रोजन तो यहां पर वेट में है, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के वेट में, कब बॉन्ड बनेगा, तो अब यहां पर ये रही और ये यहां पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगी और क्या हो जाएगा, NH3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि sp3 में प्रेजेंट है। यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का sp3 का बॉन्ड बना है, ये भी sp3 इन्वॉल्व हुई है, यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3 इन्वॉल्व हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो ड्रैगोज कंपाउंड होते हैं, जो ड्रैगोज मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पर प्योर p ऑर्बिटल होती है ना। लेकिन जो ड्रैगोज कंपाउंड या ड्रैगोज रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि NH3 ड्रैगोज रूल को फॉलो नहीं करता है, तो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज होती हैं, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती है। पर ड्रैगोज रूल को फॉलो करने वाले कंपाउंड्स में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। तो आई गेस आपको ड्रैगोज रूल अच्छे से समझ में आया है। किसी भी कंपाउंड जो ड्रैगोज रूल फॉलो कर रहा है उसको चेक करने के लिए आपको पता है 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन है तो ठीक है, वो ड्रैगोज रूल को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने, और वैसे अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ग्रुप 15 16 की हाइड्राइड्स ड्रैगोज रूल को फॉलो करती हैं। इनके जो सेकंड मेंबर्स होते हैं ना, वो ड्रैगोज रूल को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।